नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, कैसे स्कूल ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज कक्षा 10 में हम पाठ 2 के भाग 5 पाठ था संघर्षकालीन भारत, इसमें हम तुगलक वंश की चर्चा करेंगे। खिलजी वंश हमने भाग 4 में पढ़ लिया था। अब जो तुगलक वंश है, यानी हम संतुलित काल पढ़ रहे थे, उसमें हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश को कंप्लीट कर लिया। अब जो तीसरे नंबर पे वंश आता है वह तुगलक वंश आता है, तो इसका आगे हम अध्ययन करेंगे। तो तुगलक वंश की शुरुआत कैसे होती है, यहाँ इसका कौन संस्थापक है, उससे पहले हम पूरे तुगलक वंश में कौन कौन से शासक हुए जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया, तो एक बार यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है गयासुद्दीन तुगलक। इससे ही तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। प्रथम राजा था तुगलक वंश का, यानी इसी ने तुगलक वंश दिल्ली पे स्थापित किया था। फिर गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका पुत्र महमूद बिन तुगलक ये शासक बनता है। फिर उसके बाद फिरोज शाह शासक बनता है, तो इसका चचेरा भाई होता है ये मोहम्मद बिन तुगलक का। फिर इसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद, जो फिरोज शाह का पुत्र होता है, वो शासक बनता है। ये नासिरुद्दीन मोहम्मद इस तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है। हमें तुगलक वंश में यहाँ 4 ही शासक पढ़ने हैं, तो हम शुरुआत करते हैं तुगलक वंश की स्थापना। अगर आपको ध्यान हो, अंतिम में हमने खिलजी वंश में पढ़ा था कि अंतिम खिलजी शासक नासिरुद्दीन खुसराहू था, जिसकी मृत्यु 1320 में हो जाती है। तो यहाँ लिखते हैं कि उसकी मृत्यु 1320 में गयासुद्दीन मलिक द्वारा ही की जाती है। यहाँ लिखता हूँ 1320 में गाजी मलिक द्वारा खिलजी वंश के अंतिम शासक हम गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ रहे हैं। 1320 में गाजी मलिक द्वारा खिलजी वंश के अंतिम शासक उस खुसरो की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर, देखो नाम था इसका गाजी मलिक, लेकिन ये जब दिल्ली का सुल्तान बनता है तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बनता है, यानी नाम बदल देता है। खुसरो की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बैठता है। तो यहाँ ध्यान में रखिए कि 1320 में ये जो खिलजी वंश था उसका अंतिम शासक था, इसका पूरा नाम नासिरुद्दीन खुसरो था, उसमें लिख लिया था हमने। तो उसकी हत्या करके ये गयासुद्दीन तुगलक के नाम से वहाँ पर दिल्ली का शासक बनता है। तो हम कह सकते हैं तुगलक वंश का संस्थापक कौन हुआ, ये गाजी मलिक की था, लेकिन सुल्तान बनने के बाद उसका नाम क्या हो गया था, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसमें हमने ये पढ़ लिया कि किस तरह वह खिलजी वंश को समाप्त करके दिल्ली पर तुगलक वंश की स्थापना करता है। फिर इसी के बारे में हम पढ़ते हैं गयासुद्दीन तुगलक का हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि इसके शासक बनते ही इसे प्रांतीय विरोधों का सामना करना पड़ा। तो दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, जैसे ये दिल्ली का सुल्तान बनता है तो जो भारत के अंदर जितने भी प्रांत वगैरह थे यानी राज्य थे, वहाँ उसका विरोध होता है, किसका, गयासुद्दीन तुगलक का। तो अब उन विरोधों को दबाने के लिए इसके पुत्र को ये भेजता है, तो इसका पुत्र का नाम का भी यहाँ जिक्र होगा। तो सामना करना पड़ता है
इसलिए वह अपने पुत्र, जिसका नाम था जूना खां, या फिर उसका एक और नाम था उल्लग खां को इन विरोधों को दबाने के लिए भेजता है। तो यहाँ आता है कि जब उसके सामने प्रांतीय विरोधों का उसे सामना करना पड़ता है तो उन्हें दबाने के लिए किसको भेजता है? इसी का पुत्र होता है जूना खां या उल्लग खां, उसको भेजता है। तो ऐसे आपकी बुक में दो विरोधों का, जहाँ पर उल्लग खां या जूना खां गया था, उनका जिक्र है। तो एक नंबर पे तो हम भेजते हैं, मतलब एक नंबर पे पढ़ते हैं कि इसके द्वारा अपने पुत्र को कहाँ भेजा गया? तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध जूना, यानी इसका पुत्र था जूना खां, को वारंगल भेजता है। एक तो ये हो गया, कहाँ भेजा? वारंगल भेजा। किसके विरुद्ध? प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध। और एक और जगह भेजता है उड़ीसा में, वह जिसका नाम है जाजनगर के अभियान, यानी ये भी वहां का विरोध कर रहे थे जाजनगर के। तो जाजनगर के अभियान में जूना खां विजित रहा। यानी यहाँ हमने एक ही पॉइंट में दो अभियानों का जिक्र कर लिया। एक तो तेलंगाना जहाँ पर वारंगल जाता है, एक है जाजनगर के अभियान, यानी जाजनगर में भी विरोध होता है तो उसको दबाने के लिए जूना खां जाता है, वहाँ विजितवर रहता है। तो ये दो विरोधों का हमने कर लिया। अब इसका लास्ट जो कहते हैं कि इसका जो लास्ट अभियान था यानी बंगाल विजय, उसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसको लिखते हैं, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका जो यहाँ लिखते हैं, इसका अंतिम अभियान किसका? हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखता हूँ, आप यहाँ जूना का समझ जाए। यहाँ बात चल रही है किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। तो यहाँ लिखता हूँ, ये इसका लास्ट पॉइंट है, गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान बंगाल विजय रहता है। यानी रहता का मतलब है अंतिम जो अभियान रहता है बंगाल के विरोध को दबाने जाता है, जहाँ ये विजित होता है। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान बंगाल विजय रहता है। तो इसमें क्या होता है? इस विजय समारोह देखो क्या होता है, इसकी जो विजय होती है उसका एक समारोह का आयोजन किया जाता है। जब जैसे लौट के दिल्ली आता है, बंगाल विजिट करके आता है, और वहाँ एक बहुत बड़ा भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। वहाँ एक लकड़ी का मंच टाइप कह सकते हैं, घर बनाया जाता है, और उस पे
ये बैठा रहता है और वो अचानक से वो जो लकड़ी का घर होता है या मंच होता है वो गिर जाता है और उसमें दब के इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ मैं लिखना चाहूंगा कि इस विजय के इस विजय समारोह में लकड़ी के घर में दबने से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु कब हो जाती है? इसकी मृत्यु ज्यादा दिन तक ये शासक नहीं रहता है। इसकी मृत्यु 1325 में हो जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा नीचा कर दूंगा मोबाइल को, आपको स्पष्ट दिख गया होगा। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें और ये आपका गयासुद्दीन तुगलक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है कि किस तरह वह दिल्ली का शासक बनता है, तुगलक वंश की स्थापना करता है, फिर कैसे उसके प्रांतीय विरोध होते हैं, फिर उनको दबाने के लिए उसके पुत्र को भेजा, फिर हमने यहाँ उसके पुत्र द्वारा दबाए गए 2 विरोधों का जिक्र किया, जहाजनगर और वारंगल का। फिर इसके बाद इसका खुद का स्वयं का अंतिम अभियान था बंगाल विजय। उसके विजय समारोह में लकड़ी के घर में दबने से इसकी मृत्यु 1325 में हो जाती है। तो यहाँ तक हमने गयासुद्दीन तुगलक को कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट शासक आएगा वह आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसकी शुरुआत करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। आपने ये उतार लिया होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसका जो हमने अभी पढ़ा, इसका क्या नाम था? जूना खां या उलुग खां। लेकिन जब ये गद्दी पे बैठता है तो ये अपना नाम क्या बदल लेता है, यानी किस नाम से गद्दी पर बैठता है दिल्ली की गद्दी पर? वह है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या कौन सी थी? उपाधि, यानी ये उपाधि होती थी और यही फिर इनके नाम हो जाते थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, हम अब मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ रहे हैं तो इसके लिए मैं लिखूंगा जूना खां दिल्ली की गद्दी पर कब बैठेगा ये? यानी 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके मतलब इनके पिताजी गयासुद्दीन तुगलक की, तो 1325 में मतलब जूना खां दिल्ली की गद्दी पर 1325 में किस नाम से? आपको दिख ही रहा होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठता है, यानी शासक बनता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद इसी का पुत्र शासक बनता है जिसका नाम जूना खां था। लेकिन गद्दी पे बैठने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता है। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं कि इसके क्या उपनाम रहे। तो उपनाम हम पढ़ेंगे। देखो, जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसके उपनाम है यहाँ पे। इसे पागल बादशाह भी कहते हैं, पागल बादशाह। एक तो इसका उपनाम पागल बादशाह हो गया, एक हो गया रक्त का प्यासा, रक्त का प्यासा। देखो, पागल बादशाह और रक्त का प्यासा एक अंतर विरोधों का विस्मय। इसका जो नाम था अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। देखो, नाम थोड़ा अटपटा है। मतलब इसको एक तो पागल बादशाह,
रक्त का प्यासा, अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, यानी ये इसने जो भी काम किए इसके उल्टे हुए यानी विरोध हुआ तो इसको अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण भी कहा गया। तो इसके हमने यहाँ उपनाम देखे, तो इसके 3 उपनाम हमने यहाँ देखे। अब यहाँ मुख्य रूप से इसके बारे में ये लिखा गया है कि जब ये शासक बना हुआ था तो दिल्ली मतलब इसका पूरा साम्राज्य यहाँ लिखते हैं। इसके समय तुगलक साम्राज्य 23 यानी 23 यानी कहते हैं कि जब ये शासक बनता है तो तुगलक साम्राज्य 23 मुक्तों में 23 मुक्तों में बटा हुआ था। तो दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि जब ये शासक बनता है तो इसका जो साम्राज्य था 23 मुक्तों में बटा हुआ था, अर्थात कह सकते हैं इसका साम्राज्य में जब ये शासक बनता है तो 23 मुक्तों का तात्पर्य हम कह सकते हैं प्रांत से या राज्य से। अब एक और हमें ध्यान रखनी है, इसके शासनकाल में एक साहित्यकार होता है, इतिहासकार होता है। इसके शासनकाल में नाम होता है बर्नी। इसके शासनकाल में बर्नी इतिहासकार को संरक्षण प्राप्त था, जिसने मतलब जो बर्नी साहित्यकार या इतिहासकार था जिसने इसकी 5 योजनाओं का उल्लेख किया है, यानी इसके द्वारा 5 योजनाएं चलाई गई थी ताकि मतलब 5 योजनाओं का उल्लेख किया गया, वर्णन किया है इसने, और वो पांचों योजनाएं क्या होती है, असफल होती है। आगे पढ़ेंगे। इसने मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं का वर्णन किया है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 योजनाएं चलाई थी। इसका वर्णन किसने किया? इसके दरबार में बर्नी नाम का इतिहासकार रहता है, उसने इन 5 योजनाओं का वर्णन किया। अब इन योजनाओं को एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। तो आपको इसकी जो पहली योजना थी, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम पहली योजना पढ़ते हैं। इसकी जो यहाँ लिखता हूं योजना, तो तुगलक के द्वारा जो पहली योजना चलाई गई थी वो थी, यानी इसने दोआब में करवृद्धि कर दी थी। दोआब में करवृद्धि। अब ये दोआब क्या होता है, आपको केवल याद रखना है कि पहली योजना थी, इसने दोआब में करवृद्धि कर ली थी। अब दोआब का तात्पर्य होता है 2 नदियों के आप 2 नदियां होती है, उनके बीच की जो भूमि होती है उसको दोआब कहते हैं। ये बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि दोनों नदियों का पानी, बाढ़ का पानी वहां पहुंचता है और जो वहां पानी द्वारा बहाकर लाई गई जरूरत मिट्टी बिछा दी जाती है, जिससे वहां की भूमि की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये क्या करता है, जो अपने क्षेत्र में जितने भी दोआब पड़ते थे उनमें उसने क्या कर दी, करवृद्धि कर दी। कारण यह था कि वहां पर उपज अच्छी होती थी, तो इसने वहां क्या कर दिया, दोआब में करवृद्धि कर दी। दूसरी योजना थी इसकी, आपको नंबर से याद रखना है। दूसरी योजना थी कि इसने अपनी राजधानी यानी दिल्ली से अपनी राजधानी उठा के दक्षिण में ले गया था, देवगिरी में। तो यहाँ पढ़ते हैं देवगिरी, यानी इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, देवगिरी को ही अपनी राजधानी। इसकी दूसरी योजना होती है देवगिरी को ही अपनी राजधानी बनाता है, देवगिरी
देवगिरी को राजधानी, यानी इसकी जो दूसरी योजना होती है देवगिरी को राजधानी बनाता है। देखो इसने जो भी योजना चलाई, देखो यहाँ पहले योजना में कर वृद्धि करता है जिससे जनता विरोध करती है, फिर इसको ये कर वापस कम करना पड़ता है। फिर एक दूसरी योजना थी देवगिरी की, मतलब जो राजधानी दक्षिण में थी जो आज महाराष्ट्र में पड़ती है, तो वहां भी अपनी राजधानी ले जाता है दिल्ली से। तो ये भी इसकी एक असफल योजना थी, देवगिरी को राजधानी बनाना। तो इसमें क्या होता है कि ये कब लेता है इसको, ये देवगिरी को 1327 से 1327 से 1335 तक देवगिरी को अपनी राजधानी बनाता है। यह इसका नाम, यानी देवगिरी का नाम भी बदलता है, नाम बदलकर दौलताबाद कर देता है। तो इसकी सोच ये थी कि हमें दक्षिण भारत में, जो देवगिरी कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में आता है दक्षिण भारत में, तो दिल्ली कहाँ है, उत्तर में है, तो वो उत्तर से अपनी राजधानी दक्षिण में देवगिरी को ले जाता है और वहाँ मतलब 27 से 35 तक इसे अपनी राजधानी बनाए रखता है और इसका नाम भी बदल देता है। फिर क्या होता है कि जैसे जो शासक दिल्ली, मेन केंद्र जो भारत का होता था दिल्ली होता था, और जो भी बाहरी आक्रमणकारी होते थे वो दिल्ली को ही टारगेट करके वहां आक्रमण करते थे। तो उस समय क्या होता है, ये अपनी राजधानी कहाँ ले गया, दक्षिण में, और दिल्ली पे कोई मजबूत व्यक्ति नहीं था, यानी शासक था ही नहीं, तो विरोधियों ने दिल्ली पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो वो बाद में इसने अपना डिसीजन बदलना पड़ा, ये वापस अपनी राजधानी कहाँ ले जाता है, वापस दिल्ली पहुंचा देता है, क्योंकि दिल्ली ही केंद्र है। अगर दिल्ली पर ही अगर किसी का मतलब दिल्ली पर ही अगर किसी का शासन होता है तो पूरे भारत पे शासन, मतलब पूरे भारत का वो सम्राट या शासक माना जाता है, इसलिए वो दिल्ली को छोड़ नहीं सकते। लेकिन इसने ये गलती की थी, दिल्ली को छोड़ के कहाँ आ गया था, ये दक्षिण भारत में देवगिरी में आ गया था। फिर इसकी दूसरी योजना थी। अब इसकी अगर हम तीसरी योजना की बात करें, दो यहाँ लिखी, तीसरी योजना यहाँ लिखता हूँ। इसकी अगर हम तीसरी योजना की बात करें तो इसने सिक्के चलाए थे, मैं लिखता हूं, सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन। इसने क्या किया था, सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। अब ये जो इसने सांकेतिक सिक्के कब चलाए थे, 1330 में चलाए थे। अब इसके जो ये भी योजना सफल रही। सांकेतिक का मतलब जो यहाँ मुद्रा चलती थी, ये क्या करता है, उन मुद्राओं को हटाकर उसकी जगह तांबे और जो दस्ता होता है, यानी तांबे और दस्ते के मिश्रण की धातु के ये सिक्के चलाता है। और ये सिक्के चलाने से इसकी जो जनता होती है वो उन सिक्कों के जाली सिक्के बनाकर मार्केट में लाते हैं। तो ये योजना भी क्या होती है, असफल होती है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, तांबे व कांसे के सिक्के चलाए जाते हैं, लेकिन जनता द्वारा क्या कर लिया जाता है, जनता द्वारा जाली सिक्के बना लिए जाते हैं। यानी इसकी ये योजना भी असफल रही, क्योंकि जाली सिक्के बना लिए जाते हैं। आपको दिख गया होगा। अब ये योजना भी क्या रही, असफल रही।
अब इसकी अगर हम 4 नंबर की योजना की बात करें तो 4 नंबर की जो योजना थी वो थी खुरासान पे आक्रमण। यानी ये हमारे एशिया का जो पूर्वी भाग है यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जितने भी हैं इनका जो सम्मिलित रूप था पहले उसको खुरासान कहते थे। ये खुरासान पर भी क्या करता है, आक्रमण करता है। पर आक्रमण तो ये भी असफल रहता है, यानी ये भी गलत समय पर गलत जगह पर आक्रमण करता है, इसमें भी इसको हार का सामना करना पड़ता है। और जो लास्ट योजना थी कराचील अभियान, यानी एक स्थान होता है कराचील, वहां पर ये क्या करता है, अभियान करता है। कराचील पर अभियान, यहां मैं नोट लगा के लिखता हूं। पांचों योजना क्या रही थी, पांचों योजना असफल, यानी पांचों योजना क्या रहती है, असफल रहती है। इसीलिए तो इसको पागल बादशाह कहा जाता है। यानी इसके द्वारा जो डिसीजन लिए गए वो डिसीजन कभी भी सफल नहीं हुए, वो असफल रहे, इसीलिए इसको इतिहास में पागल बादशाह की संज्ञा भी दी जाती है। तो इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में आने वाली चीज है ये कि मोहम्मद बिन कासिम की 5 योजनाओं का वर्णन करो। तो आप 5 योजनाएं आपके सामने है। पहली है देवगिरी मतलब दुआब पर कर वृद्धि, फिर दूसरी है देवगिरी को राजधानी बनाना, तीसरी है सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन, जो 4th नंबर पे खुरासान पर आक्रमण, और 5वें नंबर पे है कराचील पर अभियान। नोट लगा के लिखना है कि ये 5 योजनाएं क्या होती है, असफल होती है। अब इसके बारे में हमें एक और बात ध्यान रखनी है, यानी हमने 1, 2, 3, 4 पॉइंट पढ़ लिए। अब इसका लास्ट पॉइंट हमें पढ़ना है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके शासन काल में एक यात्री आता है, उसका हम कर ले, यहाँ तक आपने उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब इसके शासन काल में एक यात्री आता है मोरक्को का, तो यहाँ लिखता हूं 1333 में को मोरक्को जगह होता है, मोरक्को का यात्री जिसका नाम होता है इब्न बतूता, नाम अलग ही है, इब्न बतूता। क्या नाम होता है, इब्न बतूता भारत आया, यानी कहाँ का रहने वाला था, कब आया, किसके शासन काल में आया। हम किसको पढ़ रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को। तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया। तो यहाँ प्रश्न आ सकता है इब्न बतूता किसके शासन काल में आता है, आपका जवाब रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये जैसे ही भारत में आता है तो ये इसे दिल्ली का क्या बना देता है, काजी बना देता है, जो इसे यानी इब्न बतूता को जो इसे दिल्ली का काजी बनाता है। यानी इसको बहुत बड़ी उपाधि दी जाती है, इसके द्वारा काजी बना दिया जाता है। अब इसके बाद ये इब्न बतूता को चीन में अपना राजदूत बना के भेजता है। इसमें 1342 में इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजता है। अब इसके बाद इसकी क्या हो जाती है, 1300 मतलब डायरेक्ट हम लिखते हैं 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की
मृत्यु हो जाती है, यानी यहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने मोहम्मद बिन तुगलक भी कंप्लीट कर लिया। आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय कितने मुक्त थे, इसके क्या उपनाम थे, इसके इतिहास, इसके दरबार में कौन सा साहित्यकार या इतिहासकार था जिसने इसकी 5 योजनाओं का वर्णन किया। 5 योजनाएं कौन कौन सी है, 5 योजनाएं कौन कौन सी है, ऐसे करके हमने इब्न बतूता इसके शासनकाल में आता है। ऐसे करके हमने इसकी पूरी जानकारी पढ़ ली है। अब जो नेक्स्ट है तुगलक वंश का, जिसे फिरोज शाह तुगलक और नासिरुद्दीन मोहम्मद, इनको हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में कर लेंगे। तब तक धन्यवाद।